बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो व्हाट आर बैरियर्स? बैरियर्स आर एनी ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट कम इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स वह चीजें हैं जो किसी भी तरह से हमारे कम्युनिकेशन को निगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, वह हमारे कम्युनिकेशन को रोकने का काम करते हैं, वह उसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल बन के आते हैं या डिफिकल्टीज बन के आते हैं। ठीक है। बैरियर्स के लिए जो कॉमन अम्ब्रेला टर्म है वह नॉइज है। हर तरह के बैरियर को हम नॉइज कहते हैं। अब देखो, नॉइज नॉर्मल सेंस में हम बात करते हैं तो उसे शोर कह देते हैं। नॉइज को हम क्या कह देते हैं? शोर, यही कहते हैं ना। यस। नॉइज का जो नॉर्मल मीनिंग है वो शोर है। बट जब हम कम्युनिकेशन में बैरियर की बात करते हैं तो हर तरह के बैरियर के लिए जो अम्ब्रेला टर्म है वो नॉइज है। जो टेक्निकल टर्म है बैरियर का वो क्या हो जाता है? नॉइज। हर तरह के बैरियर को हम नॉइज कह देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। सो बैरियर के कई सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें से एक जो क्लासिफिकेशन है आपके सामने स्क्रीन पर है, और यह क्लासिफिकेशन यह कहता है कि बैरियर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। बैरियर कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है मैकेनिकल बैरियर, तीसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, और चौथा क्या होता है हमारे पास? आपको कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल बैरियर की। सो फिजिकल बैरियर को फर्दर हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है कंपीटिंग स्टिमुलस। सबसे पहला क्या है? कंपीटिंग स्टिमुलस, यानी एक ऐसा स्टिमुलस जो आपके कम्युनिकेशन के साथ कंपीट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपके यहां भी हो रही होंगी अलग अलग लोगों की शादी, आपके शहर में, गांव में। ध्यान दिया है कभी? तो शादियों के समय काफी जगह पे पटाखे बजते हैं, बजते हैं ना, या बैंड बाजा बज रहा है, या कई जगहों पे ऑर्केस्ट्रा होता है। तो अलग अलग तरह के वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, पटाखे बज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। उन पटाखों के बीच में अगर आप किसी के साथ बात करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? क्या आप सही ढंग से बात कर पाते हो? क्या आप उस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट कर, सही ढंग से आप बातचीत कर पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पटाखों की आवाज होती है, जो क्रैकर्स का शोर होता है, वह वहां हमारे कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है। कई बार हमें चिल्ला के बोलना पड़ता है। अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो वहां से थोड़ा दूर जाना होता है ताकि हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो यह जो एक्स्ट्रा साउंड है, यह जो एक्सटर्नल साउंड है, जो दो लोगों के बीच ये कम्युनिकेशन को इंपैक्ट कर रहा है, जिसके कारण या तो उन्हें उस जगह से दूर जाना पड़ रहा है, या फिर वो उन्हें तेज तेज बोलना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, तो यह चीज किसमें काउंट होगी? कंपीटिंग स्टिमुलस। क्योंकि एक ऐसा स्टिमुलस है जो आप जिस स्टिमुलस का यानी साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ कंपीट करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कंपीटिंग स्टिमुलस। ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो ऑफलाइन क्लास में कई बार बच्चे लेट आते हैं। जब बच्चे लेट आते हैं तो कई बार क्या होता है, वो चेयर्स को मूव करते हैं, यहां से वहां मूव करते हैं चेयर्स को। ध्यान दिया है कभी इस चीज पर? तो जब वो चेयर्स को मूव करते हैं तो उस समय चेयर के मूवमेंट से आवाज आती है, आती है ना? इस तरह से आवाज आती है। तो क्या करता है? क्लास में होने वाले कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करता है। वो भी किसका पार्ट हो गया? कंपीटिंग स्टिमुलस का हो गया। आप किसी से बात कर रहे हो, बगल में कोई बहुत तेज गाने बजा रहा हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बगल में कोई पर्सन जो है वह रेडियो पे गाने सुन रहा है या टेलीविजन में बहुत तेज गाने बज रहे हैं, तो यह सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा?
सर सब किसका एग्जांपल है? कंपीटिंग स्टिमुलस का। क्लियर ये चीज गाइस? ये चीज क्लियर है? कोई भी Yes, दूसरा sir. साउंड या कोई भी दूसरा विजुअल जो हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डालता है उसे हम क्या कह देते हैं? कंपीटिंग स्टिमुलस। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंट के कारण अगर कोई भी कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट होता है, कम्युनिकेशन में कोई भी चीज अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। क्लियर है? जैसे मान लो बहुत तेज बारिश हो रही हो, आंधी तूफान आया हो, या हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। सोशल इन्वायरमेंट में आप कई जगहों पे कुछ खास तरह की बातें नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी आप कई जगहों पे कुछ खास तरह की बातें नहीं कर सकते। तो सब किसका एग्जाम्पल है? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का। तो इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट भी आता है, सोशल इन्वायरमेंट भी आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आता है। ठीक है? श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं हम, अगला सब्जेक्टिव स्ट्रेस। जो सब्जेक्टिव स्ट्रेस होता है वह इन्वायरमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन की बात करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिजिकल कंडीशन एज वेल एज मेंटल कंडीशन। Mental condition. यानी अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो वैसे कंडीशन में उसे कम्युनिकेशन के ऊपर जो इंपैक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर है सबको? कोई पर्सन अगर फिजिकली फिट नहीं है, जैसे मान लो कोई बीमार है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों चीजें यहां आती हैं। तो अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, बीमार है, खांसी हुई है, कुछ भी हुआ है जिसके कारण वो सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वह किसमें काउंट होगा? सब्जेक्टिव स्ट्रेस में। से मान लो अगर हम बीमार रहते हैं तो अक्सर क्या होता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या हम सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं? या मान लो किसी पर्सन को कफ है, कफिंग हो रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या वो पर्सन सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यह क्या किसमें काउंट होगा? सब्जेक्टिव स्ट्रेस में। सिमिलरली किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन क्या है वो भी किसमें काउंट होगा? सब्जेक्टिव स्ट्रेस में। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है, ठीक है, या कोई पर्सन जो है पागल है, तो सब किसका पार्ट हो जाएगा? सब्जेक्टिव स्ट्रेस का। उसे हम किस में रखेंगे? मेंटल हेल्थ इशू में। तो किसी भी तरह का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू आता है तो किसका पार्ट होगा? सब्जेक्टिव स्ट्रेस का पार्ट होगा। क्लियर है? Yes, sir. जैसे मान लो किसी ने ड्रग्स लिया हुआ है, किसी ने शराब पी रखी है, किसी ने कोई और ड्रग्स लिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में भी जो कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम आती है उसे हम किस में रखेंगे? सब्जेक्टिव स्ट्रेस में रखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट गाइस इसमें? No, sir. ठीक है। इससे जो अगला पॉइंट है, अगला जो टाइप होता है फिजिकल बैरियर का, वो होता है इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। ठीक है, नॉर्मली 3 तरह के मीडियम होते हैं, ऑडियो, विजुअल, ऑडियो विजुअल। क्या क्या होता है? ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो अगर आप सही ढंग के मीडियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर आपने सही मीडियम का सिलेक्शन नहीं किया, तो किस में काउंट होगा? इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। ठीक है, सिंपली अगर मैं यह कहूं कि द यूज ऑफ अ मीडियम विद विच द कम्युनिकेटर्स आर नॉट फेमिलियर विद would turn the medium itself into a barrier. It means if the communicators are not familiar with the medium, then the medium also acts as a barrier that also affects the communication in negative way. Sure है सब लोग? रॉन्ग मीडियम का सिलेक्शन, जिस मीडियम के बारे में आप नहीं जानते उसका सिलेक्शन किसमें काउंट हो जाएगा? इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम में। ये तो बात हुई किसकी?
फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर के बाद अगला आता है हमारे पास मैकेनिकल बैरियर। अब मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? हम कोई भी मशीन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के समय, कोई भी टूल यूज करते हैं, तो उस टूल के कारण जो बैरियर क्रिएट होता है उसे मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। यानी अगर टूल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तब जो बैरियर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल बैरियर। क्लियर है ये चीज? yes sir, क्लियर है? ठीक है। The mechanical barriers are those raised by the channels employed by the communicators for interpersonal, group or mass communication. The channels become barrier when the message is interfered with by some disturbances which, first point, increase the difficulty in reception or prevented some elements of message reaching its destination or both. The absence of communication facilities too could be a mechanical barrier. This type of barrier includes any disturbance which interferes with the fidelity of the physical transmission of the message. For example, suppose we are using mobile phones. If the network is not working properly, then what will happen? You will not be able to listen me clearly, right? So that will be called mechanical barrier. Suppose Wi-Fi is not working at my place. In that case, again, I'll not be able to use the Zoom in proper way. So that will again be counted as a mechanical barrier, right? Similarly, suppose I am teaching in a big class, having hundreds of students, but I don't have a mic, or my mic is not working, my microphone is not working. Then again, that will be called a mechanical barrier. Clear है? Sometimes yes sir, if you are working in an office, you may find some crosstalk between or crosstalk on intercom. That is again a sort of मैकेनिकल बैरियर। आजकल कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने मुझे फोन किया और वो कॉल कहीं और कनेक्ट हो जाती है, होता है ऐसा कई बार? मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, जब मैं गांव में फोन करता हूं माँ को या किसी को भी, तो कई बार कॉल कहीं और कनेक्ट हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? मैकेनिकल बैरियर का। mechanical barrier, ठीक है। yes sir, सिमिलरली जैसे रेडियो यूज करते हो, रेडियो में घरवाहट की आवाज आने लगती है, स्टैटिक हो जाता है, वह किसका एग्जांपल है? mechanical मैकेनिकल barrier, बैरियर का। न्यूज़पेपर में कई बार प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं आती है, किताबों में कई बार प्रिंटिंग, कई बार किताबों के के जो पेज है वो मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और वहां पे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रिंटिंग क्लियर नहीं होती है। ध्यान दिया कभी इस चीज पे? वो सब किसका yes sir, एग्जांपल है? मैकेनिकल बैरियर mechanical का। barrier, टेलीविजन का स्क्रीन सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी हम मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पाते हैं वह सब किसका पार्ट होता है? मैकेनिकल बैरियर का। क्लियर है ये चीज? श्योर है? yes sir, चलो, मैकेनिकल बैरियर के बाद अगली चीज आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। थोड़ा सा इसके बारे में नोट डाउन कर लो, तो पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अगर लिख सकते हो तो। द साइकोलॉजिकल बैरियर is the psychological barrier is completely different from the barrier due to mental health. Is sir, completely completely different from, from the barrier due to mental health, which comes under the subjective stress. sir mental Which health comes की बात एक under बार और, which
comes under the subjective stress. मेंटल हेल्थ किसका पार्ट है? सब्जेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है। तो कभी भी साइकोलॉजिकल बैरियर को मेंटल हेल्थ बैरियर मत समझना, ठीक है। द साइकोलॉजिकल बैरियर अराइजेस ड्यू टू the psychological barrier arises due to frame of reference or frame of reference or the perception of a person or the perception of a person. The frame of reference is a kind of window. The frame of reference is a kind of window through which we look out at the world. Look out at the world, comma, at people and events and situations. देखो, कभी भी किन्हीं भी दो लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसा नहीं होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को देखने का हमारा तरीका, तो किन्हीं भी दो लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आता है। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, इसके एक एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। फिर आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कभी ध्यान से देखो, जो पूरे देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है उस सिस्टम को अगर आप कभी भी ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ नेताओं की बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ भाई बोल रहा है तो जरूर कोई सीरियस बात बोल रहा होगा। वही कुछ नेताओं की बात को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बात को लोग मजाक बना देते हैं। होता है ऐसा, उसके ऊपर जोक्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं। होता है, अब तो खैर मीम्स तो सब पे बनते हैं, बट फिर भी कुछ के ऊपर ज्यादा बनता है, कुछ के ऊपर कम बनता है। कुछ नेताओं का भाषण सुनते हैं लोग ऐसे ही हंसने लगते हैं, क्या देखो तो ऐसे ही बोलता है। तो यह जो परसेप्शन लोगों का किसी पर्सन के बारे में बनता है, वही हमारा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हम हमेशा उस इंडिविजुअल को, उस इवेंट को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यह ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा परसेप्शन होता है वह कई चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें हमारा एज, क्योंकि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, जेंडर, मूड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर चीज उसमें आती है। इन सब चीजों को मिला के हमारा परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को देखते हैं। तो किसी भी चीज को देखने का जो तरीका होगा वो क्या हो गया हमारे लिए? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है साइकोलॉजिकल बैरियर का, क्योंकि शायद आपने कभी न कभी मार्क किया होगा। मान लो आप एक क्लास में टीचर, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर को कई बार हम इमोटिव बैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोटिव या इमोशनल बैरियर भी कह देते हैं। जैसे आप किसी क्लास में टीचर हो, ठीक है, अब क्लास में अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली से है तो क्या होता है? सोचो क्या होगा? आप उस बच्चे से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होंगे, बाकी बच्चों से आप इमोशनली उतने कनेक्ट नहीं होंगे।
क्लियर है? तो यहां उस इमोशन के कारण बाकी बच्चों के साथ आप ज्यादा बेहतर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये भी किसका एग्जाम्पल है? साइकोलॉजिकल बैरियर। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। कई बार हम लोग किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जाने के बाद जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमको बताते हैं कि यह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, यह टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो जब हम पहली बार क्लास में जाते हैं उसी समय हमारे ध्यान में ये बात होती है, अरे सीनियर्स ने कहा था कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, या सीनियर्स ने कहा था टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो जिसके बारे में कहा गया कि यह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ाता है, नॉर्मली भी पढ़ाता है, तब भी उसकी बात समझना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या कहता है कि ये आदमी अच्छा पढ़ाता है। और हो सकता है कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो लेकिन सीनियर से उसकी नहीं बनी हो, और सीनियर क्या कह देते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ाता है। तब जब पहली बार क्लास में जाते हो तो वह टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आपके मन में हमेशा एक ही बात होती है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा। तो वैसे कंडीशन में उसका पढ़ाया हुआ आपकी समझ में ठीक से नहीं आता है। तो यहाँ भी जो बैरियर काम करता है वो कौन सा बैरियर है हमारे लिए? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वह हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या हमारे थिंकिंग या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। ध्यान रखना, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है हमारे इमोशन, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, परसेप्शन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलें। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। तो कल्चर का जो बैरियर क्रिएट होता है उसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज का बैरियर क्रिएट होता है उसे हम क्या कह देते हैं? लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर। सर Sure कल्चर है? के वजह से बैरियर कैसे क्रिएट हो सकता है? देखो अभी हम लोगों के सिलेबस में ना एक नया पार्ट ऐड अप हुआ है जिसे हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अभी उस पे आएंगे तब इसको और बेहतर ढंग से हम इलेबरेट करेंगे और कल्चर कैसे बैरियर क्रिएट करता है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि भारत में आप हो, तो भारत में आज के डेट में हमारे सोसाइटी में अगर कोई किसी फ्रेंड से मिलते हैं, पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, तो हम आसानी से उसे हग कर लेते हैं बिना यह देखे कि उसका जेंडर क्या है। यस सर। और उसके द्वारा हम अपने इमोशंस को उसको ट्रांसफर करते हैं। बट क्या यही हग आप अरबियन कंट्रीज में कर सकते हो? नो सर। नो। वहीं अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां किस करके ग्रीट करना एक सामान्य सी प्रथा है। जो यस सर। हग तो है ही है, हग के अलावा किस भी है वहां पे। यस सर। तो अलग अलग कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आपको उस जगह के कल्चर के बारे में नहीं पता है और कोई पर्सन अगर वो एक्शन करता है उस कल्चर से बिलोंग करने वाला, तब क्या होगा? क्या आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगा? मान लो आप जाते हो, कोई अरबियन फ्रेंड है आपका, वो आपसे मिलता है और आप उसे हक करने की कोशिश करते हो, वह क्या करेगा? वो मना करेगा सिंपली। आप क्या सोचोगे? अरे मुझे क्यों मना कर रहा है? क्योंकि शायद उसे कल्चर के बारे में आपको उस समय नहीं पता है, बाद में जब पता लगेगा तब पता लगेगा। या हो सकता है कि कोई यूरोपियन फ्रेंड हो आपका और वो आपसे मिले और मिलते ही उसने क्या किया, आपको हग भी किया, किस भी किया, तो आप चौंक गए, कह रहे इसने मुझे किस कैसे कर लिया। तो उसके कारण जो बैरियर क्रिएट हो सकता है, किसी कल्चर को ना समझने का जो बैरियर क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल बैरियर। श्योर हो? यस एक और सर। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने कल दिया था आप लोगों को। ग्रीट करने का तरीका भारत में या भारत से कल्चरली जुड़े हुए जितनी कंट्रीज है वहां क्या है? हाथ जोड़ना। और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है? हैंडशेक करना। हमारे यहाँ हैंडशेक जो है इनिशियली किसमें किया जाता था? कुश्ती में, चैलेंज करने के लिए। हैंडशेक किसका पार्ट था? चैलेंज का। और यूरोपियंस का हैंडशेक क्या है? ग्रीट करने का पार्ट था। तो कई बार तो झगड़े जब शुरू में यूरोपियंस आए तो इसी मुद्दे पे हो गए कि भैया तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि वो चैलेंज कर रहे हैं या ग्रीट कर रहे हैं। सर ये तो एक्सप्रेशन का पार्ट है, जैसे कि हग करना और ये जो हाथ जोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जिसे हैप्टिक्स कहते हैं।
ओके हैप्टिक्स है, फिर तुमको काइनेसिक्स है, ये सब हमें पढ़ना है। ओके तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो किसी भी तरह का जो कल्चरल डिफरेंस आता है, कल्चर के कारण जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी को खत्म करने के लिए क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई है। किस चीज को डेवलप किया गया है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया है। ठीक है, अब एक ही वर्ड की मीनिंग, एक ही वर्ड का यूज अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, और उसके कारण भी हमारे पास बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यह किसका पार्ट हो जाएगा? ये किसका पार्ट हो जाएगा? कल्चरल बैरियर का। ठीक है, श्योर है सब लोग? गाइस कोई डाउट इसमें है? सर एक बार फिजिकल बैरियर्स में ना जो फोर्थ टॉपिक है ना, इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम, हाँ, उसको इलेबरेट कर देता हूँ। ये सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो, यस सर। मीडियम जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी न किसी स्पेसिफिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडियम 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। एक एग्जांपल लो, मान लो कि आप लोग क्लास कर रहे हो। ठीक है, अब यहां कोई ऐसा स्टूडेंट होता जो डिफरेंटली एबल्ड होता, जो सुन नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता है। और फिर भी अगर मैं आपकी क्लास में बोल के पढ़ा रहा होता, तो क्या उस बच्चे को मेरी बात समझ में आती? नो सर। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने रॉन्ग मीडियम का इस्तेमाल किया, सही मीडियम का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मैंने मीडियम को क्या किया? इग्नोर किया। मैंने मीडियम को क्या किया? इग्नोर किया। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम, यानी एक ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करना जिसके साथ कम्युनिकेटर जो है वह फेमिलियर या कंफर्टेबल नहीं है। कम्युनिकेटर जब ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करता है जिसके लिए वह फेमिलियर या कंफर्टेबल नहीं है, तब जो बैरियर क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। क्लियर है? यस सर। चलो इससे थोड़ा आगे चलते हैं। द बैरियर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन these types: barriers at the end of sender, transmitting barriers, and barriers at the end of receiver. इसको मैं आज शुरुआत कर रहा हूं और कल की क्लास में हम लोग इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो बैरियर्स एट द एंड ऑफ सेंडर, सेंडर के एंड पे कौन कौन से बैरियर होते हैं? सेंडर के एंड पे जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वह होता है लैक ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अगर सेंडर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तो फिर क्या होगा? सही ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। और तब क्या कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू रिसीवर। अब रिसीवर के प्रति अगर सेंडर सेंसिटिव नहीं है तो क्या होगा? तो वह रिसीवर के अनुसार कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और अगेन हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें यह था कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो डिफरेंटली एबल है, जो सुन नहीं सकता है, वह आपकी क्लास में है, इसके बाद भी आप बोल के पढ़ा रहे हो, तो वह किसका एग्जांपल है? लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रिसीवर। क्लियर है? आप रिसीवर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके प्रति सेंसिटिव होंगे तो आप उसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करें। क्लियर है चीज? श्योर है? यस सर। इसके बाद आता है इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की नॉलेज पर्याप्त नहीं है तो अगेन कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई ऐसा पढ़ाने का मौका मिले जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं हो, तो क्या हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? क्या टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा? नहीं होगा। श्योर हो? उसके बाद आता है, यस सर। ठीक, अच्छा अभी तुम्हारी रोशनी, यस आर यू सर देयर? यस ठीक सर है, अभी जो कुछ भी चंद्रहास कह रहा है बीच में, जिस तरह से वो Yes, फीडबैक दे रहा है, क्या उसकी Yes. आवाज आपको क्लियर आ रही है?
नहीं सर, मुझे नहीं आ रही है सर, वो एक्चुअली उसका नेटवर्क ठीक नहीं है तो ब्रेक हो रही है। तो यह किस तरह का बैरियर हुआ है बताओ। ये सर मैकेनिकल बैरियर हुआ। क्लियर है दोनों को चीज? यस सर। चंद्रहास क्लियर है? चलो बढ़िया, ठीक है बढ़िया। अगली चीज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगली चीज क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। कई बार, अच्छा कंप्यूटर से कभी प्रिंट आउट लिया है आप लोगों ने? ये बताओ। यस सर, लिया है। तो कंप्यूटर से हम कई बार जब प्रिंट आउट लेते हैं और मान लो मल्टीपल फाइल्स हमने एक बार में सेंड कर दी, तो क्या होता है? जो प्रिंट कमांड होता है वहां पे आप देखोगे कि गोल गोल कुछ घूमने लगता है। ध्यान दिया है? उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग क्यों होता है? क्योंकि जितना प्रिंटर की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हमने उसे ऑर्डर दे दिया प्रिंट करने के लिए। तो वह क्या करता है? उन सभी ऑर्डर्स को समझने में उसे टाइम लग रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग में क्या होता है? उस कंप्यूटर के ऊपर आप देखो, प्रिंट कमांड के ऊपर गोल 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 कुछ घूम रहा है। ठीक है? ऐसे ही कई बार सिस्टम में जब हम आवश्यकता से अधिक इंफॉर्मेशन या सिस्टम को यूज करने लगते हैं तो सिस्टम हैंग हो जाता है हमारा। ध्यान दिया है? क्यों? क्योंकि सिस्टम की जो रैम की कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड, उसके प्रोसेसिंग पावर के बियॉन्ड हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक यही चीज हमारे माइंड के साथ भी होता है। ठीक यही चीज किसके साथ होता है? हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। हर पर्सन के ब्रेन की कैपेसिटी डिफरेंट है। अब उस पर्सन की ब्रेन की कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से ग्रैप्स नहीं कर पाता, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्लियर है? जैसे कोई पर्सन हो सकता है कि 2 या 3 लाइन को आसानी से याद रख सके, और कोई पर्सन ऐसा होता है जो 2 या 3 वर्ड्स को ही याद रख सके। अब 2 या 3 वर्ड्स वाले को अगर आपने 10 वर्ड दे दिए तो क्या होगा? क्या उसे वो समझ पाएगा? क्या उसे याद रख पाएगा? नहीं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है गाइस? चलिए, अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इमोशनल इंफेरेंस और इसके बाद की जो चीजें हैं इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। रोशनी आप मुझे और चंद्रा साहब दोनों लोग मुझे एक बार कॉल कर लो क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। चलो क्लास एंड कर रहा हूं, मुझे क्लास के बाद कॉल कर लो। कुछ पूछना है? ओके।